मैं हूं पीके साहू। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम विद्युत क्षेत्र की रेखाएं पढ़ने वाले हैं। चूँकि कल भी वीडियो मैंने नहीं बना पाया था कि जैसे शूट करने की कोशिश करता हूं, लाइट बार बार आ रही जा रही है, तो मैं नहीं चाहता कि आपकी पढ़ाई थोड़ा रुक जाए, तो मैंने सोचा स्क्रीन रिकॉर्ड करके ही पढ़ा दिया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का। विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इसको अच्छे से समझना है आपको। विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसे कहेंगे? विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कल्पना सर्वप्रथम माइकल फैराडे ने की थी। यदि किसी विद्युत क्षेत्र में एक पृथक्कृत मतलब पृथ्वी से जुड़ा हुआ और एक स्वतंत्र एकांक धनावेश रख दिया जाए विद्युत क्षेत्र में, चलिए ये विद्युत क्षेत्र हो गया, और एक पृथक्कृत आवेश रख दिया जाए और साथ में साथ एक स्वतंत्र आवेश भी यहाँ रख दिया जाए, तो होता क्या है कि जो स्वतंत्र आवेश जो रखा गया है वो क्या करता है, एक क्षेत्र में गति करने लगता है। यदि विद्युत बल यहाँ पे समान हो तो जो धन आवेश रहेगा वो एक सरल रेखा में गति करेगा। यदि वो बल जो है परिवर्तित हो रहा हो तो उसकी दिशा भी क्या होगी, आगे पीछे इस प्रकार से घूमने लगेगी। मतलब अब ये समझ लीजिए, एकांक धनावेश यदि सीधा रैखिक चलने लगा सीधा, तो यो रैखिक गति हो जाती है, सीधी सरल रेखा हो जाती है। यदि वो इस प्रकार से टेढ़ा मेढ़ा चलने लगे तो एक वक्रीय हो जाता है। कहने के मतलब, यदि एकांक धनावेश जिस दिशा में गति करने लगता है, जिस पथ में गमन करने लगता है, वही क्या होता है, उसका विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे बताया गया है, वक्र पथ पर गति करेगा यदि वो परिवर्तन हो रहा हो तो इस पथ को ही विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। यदि आपको परिभाषा पूछे विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है, तो विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश जिस पथ पर गमन करता है उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। या आप ये बता सकते हैं वहाँ पे, विद्युत क्षेत्र रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर पृथ्वीकृत स्वतंत्र एकांक धनावेश गमन करता है। यहाँ काल्पनिक इसलिए कहा जाता है कि धन आवेश जो है गमन करते हुए हमको दिखाएं, लेकिन जिस प्रकार से वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचती है उसमें हम एक रेखा खींच देते हैं, इसलिए क्या बोला गया है, उसको काल्पनिक बोला गया है। अब यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि एक जो है P और Q और ये R है ना, एक रेखा है जहाँ पर विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को, मतलब यहाँ एक विद्युत रेखा है जहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है, मतलब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, इस दिशा में होगी। यहाँ पे एक स्पर्श रेखा खींचा गया मतलब इसकी दिशा क्या होगी, यहाँ होगी। मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, एक सदिश होती है, ठीक है, एक दिशा में एक ही दिशा में गमन करती है, उसकी अनेक दिशाएं नहीं हो सकती। आगे देखते हैं हम, सबसे महत्वपूर्ण है विद्युत क्षेत्र रेखाएं के बाद विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। 2 गुण पूछ सकते हैं 2 नंबर के लिए, या इस गुण के अंदर जो है 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है जो तर्कपूर्ण होता है। जैसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पर समाप्त होती है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा याद रखना जो है धन आवेश से शुरू होता है और ऋण आवेश पर क्या होता है, समाप्त होता है, जैसे ये दिखाया गया है। आगे हम चित्र के माध्यम से भी समझेंगे। एकल आवेश, यदि केवल एक ही आवेश हो, अब समझिए ऋण और धन है तो वहाँ पे समाप्त हो रही है और ऋण पे धन से प्रारंभ हो रही है और ऋण पर समाप्त हो रही है। यदि एकल आवेश हो, केवल एक ही सिंगल चार्ज हो, तो इस स्थिति में होता क्या है, रेखाएं अनंत से प्रारंभ होती है और अनंत पर क्या होती है, समाप्त हो जाता है। तीसरे नंबर का ये कहता है, विद्युत क्षेत्र रेखा किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा। जैसे हमने इस प्रकार से खींचा था, यहाँ पे एक रेखा खींचा था स्पर्श रेखा, तो वहाँ पे दिशा को मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है वो, है ना। ये सबसे महत्वपूर्ण है। चौथा प्रश्न पूछ देते हैं कभी कभी, जो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती क्यों, कारण बताइए। तो इसका जो है आंसर आपको आगे मैं देने वाला हूँ, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। यदि 2 क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो प्रतिच्छेद बिंदु पर 2 स्पर्श रेखाएं
जैसे कोई क्षेत्र रेखा है, ये इस प्रकार से जा रही है और इस प्रकार से जा रही है, एक क्षेत्र रेखा हो गया और एक दूसरे को काट रही है, तो यहाँ पे स्पर्श रेखा जो खींचा जाएगा, है ना, वो हो सकता है वो इस प्रकार से हो और ये इस प्रकार से हो। मतलब एक दूसरे को कटान बिंदु पर दो रेखाएं खींची जा सकती है जहाँ पर दो दिशा होगी, दो क्या हो जाएगी, दिशा हो जाएगी, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र केवल और केवल एक ही दिशा होती है। प्रश्न कभी पूछ सकते हैं आपको कि विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, क्षेत्र भी एक होती है और दिशा भी एक होती है। 5वां नंबर का प्रश्न भी बहुत इम्पोर्टेंट है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींची हुई लचकदार डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती है, क्यों? जब भी विजातीय आवेश होती है, देखो इस सिकुड़ने का प्रयास करती है, विजातीय मतलब असमान आवेश, असमान आवेश पर आवेश जो है एक दूसरे को क्या करती है, आकर्षण करती है। तो आकर्षण के कारण जो है क्या है, सिकुड़ने का प्रयास करती है, इसलिए डोरी क्या है, लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती है। नेक्स्ट हमारा है 6वां नंबर का। देखो यहाँ भी प्रश्न बनता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबाई की लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास। एक दूसरे के दूर हटने का प्रयास क्यों करेगी? क्योंकि समान आवेश में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण होने का एक दूसरे को क्या करेगा, ये हटाएगा, तो हटाने का प्रयास करता है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक के पृष्ठ के अभिलंबवत है। चालक के पृष्ठ का मतलब क्या होता है, यदि ये चालक है तो ये इसके पृष्ठ के लंबवत होगी, इस प्रकार से, न कि इसके समांतर होगी, ऐसा, इसके लंबवत होता है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक के अंदर प्रवेश कभी नहीं करती। इससे यह साबित होता है कि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है। कभी कभी प्रश्न ये पूछते हैं कि विद्युत क्षेत्र के चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, तो विद्युत क्षेत्र चालक के अंदर क्या होता है, शून्य होता है, इतना आपको याद रखना है। अब देखो यहाँ पे 9वां नंबर प्रश्न है, मतलब गुण कहता है, प्रबल विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के अत्यंत निकट अर्थात सघन होती हैं, तथा दुर्बल विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र रेखाएं दूर दूर अर्थात विरल। जैसे ये हो गया चालक, है ना, याद रखिएगा, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ से इस प्रकार से जाएगी, क्योंकि धन आवेश जो है धनावेश से शुरू होता है, ऋण आवेश पर समाप्त होता है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ से क्या होगा, इस प्रकार से आएगा, धनावेश ऋण आवेश की ओर आएगा, ऐसा सीधी सी बात है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, निकट, चालक के निकट, विद्युत क्षेत्र के निकट, ये विद्युत क्षेत्र है, इसके निकट जैसे आ रही है जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या हो रही है, सघन हो रही है, पास पास दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जैसे दूर जा रही है, दूर देखो, दूर जा रही है, ठीक है, तो क्या होता है, ये विरल होने लगता है, दूर दूर होने लगता है क्षेत्र में, अर्थात विरल हो जाते हैं, रेखाएं दूर दूर हो जाती है। लास्ट है हमारा, देखो यहाँ पर बताया गया है, धन आवेशित गोले के लिए जो है यहाँ से शुरू होता है और दूर दूर जाती है, यहाँ पे चालक की ओर आता है ना, इतना आपको याद रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र एवं असमान विद्युत क्षेत्र किसे कहेंगे? तो यदि विद्युत क्षेत्र को एक समान विद्युत क्षेत्र कब कहते हैं, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र परिणाम दिशा दोनों में समान अर्थात नियत हो। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पे नियत मतलब एक जैसे ही है और एक दूसरे के क्या है, समांतर है, उसे बोलते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र। यदि वो भिन्न भिन्न हो, तो यहाँ पर देखो नियत नहीं है ना, एक दूसरे के समांतर भी नहीं है, तो इसे क्या बोलेंगे, हम असमान बोलेंगे। ठीक है, चलिए हम सबसे महत्वपूर्ण बात करते हैं जिसमें व्यंजक बनता है। ये जो परिभाषा है ये भी 1 नंबर के लिए बनता है और इसका ऐसे मात्रक भी पूछ देते हैं कभी कभी। विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डिपोल। और यहाँ पर देखो, डिपोल मतलब होता है दो जोड़ी, एक प्लस क्यू है, एक माइनस क्यू है। अल्प दूरी पर स्थित दो समान परिणाम, दो समान मतलब दोनों का बल क्या होगा, समान होगा, लेकिन क्या होगा, विजातीय मतलब असमान होंगे।
तो ऐसे निकाय को मतलब ऐसे जोड़े को क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। मतलब अल्प दूरी पर स्थित दो समान परिमाण के विजातीय आवेशों के निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब इनके बीच की दूरी क्या दिया गया है, 2L दिया गया है, जिसे प्लस की और माइनस की आवेश से मिलकर बना हुआ है ना। दोनों आवेशों के बीच की दूरी को द्विध्रुवीय लंबाई कहते हैं, जो 2L से प्रदर्शित किया गया है। यह हो गया वैद्युत द्विध्रुवी बोला जाए तो। एक होता है वैद्युत द्विध्रुवी आघूर्ण, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है इस टॉपिक के अंतर्गत। जो हम लेक्चर पढ़ा रहे हैं आपको, उनमें सबसे महत्वपूर्ण है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव के किसी आवेश और द्विध्रुव लंबाई के गुणनफल को उसका वैद्युत द्विध्रुवी आघूर्ण कहते हैं। जैसे हम यहाँ पर देखो, एक प्लस क्यू हो गया और ये माइनस क्यू हो गया, और दोनों के बीच की दूरी 2A है। तो क्या लिखा है, वैद्युत द्विध्रुव के किसी आवेश, मतलब हम एक आवेश कर देते हैं, और द्विध्रुव की लंबाई क्या माने हैं, 2A माने हैं, इनटू यदि हम यहाँ पे 2A कर दें तो दोनों के गुणनफल में क्या आ जाएगा, 2QA आ जाएगा, जिसे हम दर्शाते हैं P से। यह जाएगा आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। मतलब एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, आघूर्ण कहते हैं। इसमें आगे है एक सदिश राशि है। सदिश राशि इसलिए है ये क्योंकि इनकी जो दिशा होती है माइनस से प्लस की ओर होती है ना, और उसके अक्ष के अनुदिश होती है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। इसकी दिशा ऋण आवेश से धनावेश की ओर द्विध्रुव अक्ष के अनुदिश होती है। यदि इसका एसआई मात्रक की बात करें, यहीं तक आपको ध्यान रखना है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक कूलाम मीटर है। कौन सा मात्रक है, एसआई मात्रक। तो ये जो है केवल आपको परिभाषा मैंने बताया है, और बहुत इम्पोर्टेंट है ये, आपको अच्छे से ध्यान देना है, नोट्स भी बनाना है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।